सुंदर नगर में विशाल अपनी पत्नी शोभा के साथ रहता था। विशाल एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था। विशाल के पड़ोस में ही विशाल का भाई विकास रहा करता था। विकास की पत्नी नीता और विकास दोनों काफी गरीब थे। एक दिन की बात है, विकास की पत्नी विकास से बोली, सुनिए जी, इस बार भी हमारे पास राशन खत्म हो गया है और अभी सेठ चंदूलाल को घर का किराया भी देना है। मैं कह रही थी आप जरा अपने भाई के घर चले जाओ और उनसे कुछ पैसे उधार मांग लाओ ताकि हमारा घर चल जाए, और जैसे ही हमारे पास पैसे आएंगे हम उनके पैसे वापस कर देंगे। नीता, तुम तो जानती हो कि भैया का स्वभाव कैसा है, लेकिन तुम कहती हो तो एक बार जरूर देखता हूँ। इसके बाद विकास अपने भाई के घर जाता है और अपने भैया से कहता है, भैया, घर पर राशन खत्म हो गया है और मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं बचे हैं। कृपया करके आप मुझे थोड़े पैसे दे दीजिए। पैसे आते ही मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। तुम्हारा तो ये हमेशा का ही रोना है, पैसे नहीं होते हैं तो मेरे पास क्यों आ जाते हो। अब भाई होने के नाते मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है तुम्हारे लिए। अच्छा चलो ठीक है, इस बार भी मैं तुम्हारे लिए कुछ कर ही देता हूँ। हमारा माली पिछले एक हफ्ते से छुट्टियों पर है। गार्डन का सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है। तुम गार्डन की सफाई कर दो और पेड़ों की काट छांट कर दो। शाम को जाते समय मुझसे पैसे ले जाना। विकास ने सारा दिन मेहनत की, गार्डन की साफ सफाई की और काट छांट में उसी शाम हो गई। विकास को बहुत भूख लगी थी और वो अपने भैया के पास आया और बोला, भैया, मैंने सारा काम कर दिया है। नीता मेरा इंतजार कर रही होगी और अब तो मुझे भूख भी लग गई है, तो अब मुझे चलना चाहिए। विकास, तुम्हें खाना खाना है? हमने अभी अभी खाना खाया है, तो खाने में सिर्फ 2 ही रोटी बची हैं। नहीं भैया, मुझे खाना नहीं चाहिए, बस आप मुझे पैसे दे दीजिए। विशाल ने 50 रुपए विकास को दिए। विकास 50 रुपए देखकर चौंक गया और बोला, भैया, ये तो बहुत कम है, इसमें तो घर का राशन भी नहीं आएगा। तो क्या दिन भर के काम के लिए तुम्हें 2000 रुपए चाहिए? इतने भी बहुत हैं, और अगर नहीं चाहिए था तो पहले ही बता देते। अब विकास मायूस होकर वो 50 रुपए लेकर वहाँ से चला जाता। विकास उन 50 रुपए से आटा खरीदता है और अपने घर लेकर आता है। नीता विकास के हाथ में आटा देखकर कहती है, अरे ये क्या, आप सिर्फ आटा लेकर आए? इस पर विकास नीता को सारी कहानी सुना देता है और नीता कहती है, कोई बात नहीं, मैं इस आटे से रोटियां बना लेती हूँ और घर में हरी मिर्च नमक रखा है, मैं चटनी बना लेती हूँ। आप इतनी टेंशन मत लीजिए, भगवान सब कुछ ठीक कर देगा। और फिर ऐसे ही समय गुजर रहा था। एक दिन की बात है, विशाल और विकास की बुआ जी विशाल के घर आई। फिर वो विशाल से बोली, विशाल, तुम्हारे दादाजी ने मरते हुए मुझे कुछ अमानत दी थी और कहा था उनके जाने के बाद मैं ये अमानत तुम दोनों भाइयों तक पहुंचा दूं। तो मैं वही लेकर आई हूँ। ये है पुश्तैनी घर के कागज। ये उन्होंने तुम्हारे नाम किए थे और ये इसी गांव में लगे हुए शहर के प्रॉपर्टी के पेपर हैं। ये उन्होंने विकास के नाम की थी, तो तुम अपने पेपर रख लो। मैं विकास के घर जाकर उसकी भी प्रॉपर्टी के पेपर उसे देकर आती हूँ। विशाल ने दोनों कागज खोलकर देखे और फिर बुआ जी से बोला, ये क्या बुआ जी, एक टूटा फूटा मकान मेरे नाम पर और इतनी महंगी शहर से लगी हुई जमीन विकास के नाम पर? ये तो गलत बात है बुआ जी। दादाजी ने मेरे साथ अन्याय किया है। ये तो मुझे नहीं पता विशाल, लेकिन मैंने दादाजी को इतना कहते हुए सुना था कि विशाल के पास तो बहुत कुछ है और बेचारे विकास के पास वो गरीब है ना, इसीलिए उसके भविष्य के लिए ये सब कुछ करना जरूरी है। और ये कहकर बुआ जी विकास के घर पहुंची। बुआ जी को देखकर विकास और नीता बहुत खुश हुए। बुआ जी ने चाय नाश्ता किया और फिर प्रॉपर्टी के पेपर दिए। ये देखकर नीता बोली, बुआ जी, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, हम तो अमीर हो गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बुआ जी। बुआ जी चली गई। उसके बाद नीता विकास से बोली, अजय सुनिए, उस प्रॉपर्टी का कुछ भाग बेचकर हम अपने लिए एक बड़ी सी बेकरी खोल लेते हैं। वैसे भी मुझे केक बहुत अच्छा बनाना आता है और वो जगह शहर से लगी हुई है, तो हमारी बेकरी बहुत अच्छी चलती रहेगी। और रही बात रोज आने जाने की, तो हम एक गाड़ी खरीद लेंगे और उससे रोज आया जाया करेंगे। विकास को नीता का दिया हुआ आइडिया बहुत अच्छा लगता है और फिर विकास ने ऐसा ही किया। दूसरी तरफ विशाल को इस बात से बहुत जलन थी
कि विकास इतनी तरक्की पर है। एक दिन की बात है, विशाल अपनी पत्नी शोभा से बोला, शोभा, दादाजी ने अगर वो प्रॉपर्टी मेरे नाम की होती तो मैं वहाँ पर एक खिलौने की फैक्ट्री डाल लेता। दादाजी ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अजी, आप क्यों इतना लालच करते हैं? भगवान ने हमें कितना कुछ दिया है, इससे ज्यादा का हम करेंगे क्या? और फिर ये मत भूलिए कि विकास भैया आपके भाई हैं। अगर उन्हें दादाजी ने ये सब दे भी दिया तो अच्छी बात है। ऐसे ही समय गुजर रहा था। एक दिन की बात है, अचानक नीता की बहुत तबीयत खराब हो जाती है। विकास ने नीता को डॉक्टर को दिखाया। सारे टेस्ट करवाने के बाद डॉक्टर बोला, विकास जी, आपकी पत्नी की बीमारी कोई छोटी मोटी नहीं है। आपको जल्दी से मुंबई जाकर इनका इलाज करवाना होगा, वरना ये बीमारी बढ़ सकती है और इनकी जान को भी खतरा हो सकता है। विकास और नीता घर आ गए। दूसरे दिन विकास ने अपने भाई और भाभी को खाने पर बुलाया और खाना खाने के बाद उन्हें सारी बात बताई और फिर बोला, भैया, मुझे नीता के इलाज के लिए मुंबई जाकर कुछ दिन वहीं रहना होगा। मेरे पीछे मेरा बिजनेस आप संभाल लेना और उससे आने वाला प्रॉफिट भी इतने दिनों के लिए आप ही रख लेना। विशाल ने थोड़ी देर सोचा, उसके बाद कुछ सोचकर झट से बोला, ठीक है विकास, तुम निश्चिंत होकर जाओ, लेकिन तुम्हारे ना रहने पर मुझे बिजनेस को अपने हिसाब से चलाने की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए तुम एक पावर ऑफ अटर्नी बनाकर उसमें मेरा नाम लिखवा दो। भैया, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आखिर आप मेरे सगे भाई हैं। ठीक है, मैं कल ही आपके नाम पावर ऑफ अटर्नी बनवा देता हूँ। और फिर विकास ने पावर ऑफ अटर्नी बनवाकर विशाल को दे दी और वो अपनी धर्मपत्नी को लेकर शहर चला गया। उसके शहर जाते ही विशाल ने पावर ऑफ अटर्नी का फायदा उठाकर सब कुछ अपने नाम करवा लिया। ये देखकर उसकी धर्मपत्नी बोली, अजी, आप ये सही नहीं कर रहे। विकास भैया ने कितने भरोसे के साथ आपको पावर ऑफ अटर्नी दी थी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम तो चुप ही रहो शोभा, दादाजी ने मेरे साथ गलत किया है। ये प्रॉपर्टी हम दोनों को बराबर बराबर बांटनी चाहिए थी और विकास ने सब कुछ जानते हुए भी पूरी प्रॉपर्टी रख ली। इसीलिए मैंने उसके साथ जो किया वो गलत नहीं था। जब विकास वापस आया और उसने ये सब देखा तो वो बहुत परेशान हुआ और अपने भाई से बोला, भैया, आपने मेरे साथ धोखा किया है और ये अच्छी बात नहीं है। मुझे याद है, माँ कहती थी कि हम जो करते हैं वो हमारे कर्मों की खेती है। मेरा क्या है, मैं पहले भी गरीब मजदूर था और आज भी गरीब हो गया हूँ, लेकिन आपने जो कर्मों की खेती की है, भगवान न करे कि वो फसल तैयार होकर आपको वापस मिले। ऐसा कहकर विकास वहाँ से चला गया और अपने घर जाकर अपनी पत्नी को सारी बात बताई। ये सारी बात सुनकर नीता बोली, कोई बात नहीं जी, आपको इतना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास आपके पैसों से बनाए हुए बहुत सारे गहने हैं। हम उन सारे गहनों को बेच देंगे और फिर एक बेकरी खोलेंगे। जो गया उसकी चिंता क्यों करना भला। और फिर नीता और विकास ने मिलकर उन गहनों को बेचकर एक दूसरी बेकरी खोली। जल्दी ही वो बेकरी चलने लगी और नीता और विकास वापस से धनवान होने लगे। दूसरी तरफ एक दिन विशाल का दोस्त रवि विशाल के घर आता है और कहता है, यार विशाल, मैं खिलौने की फैक्ट्री डालने के बारे में सोच रहा था, जिसमें करीब करीब 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा और उसका प्रॉफिट भी करोड़ों में जाएगा। मेरा सारा प्रोजेक्ट तैयार है, लेकिन मेरे पास इतनी बड़ी जमीन नहीं है, तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना मैं तुझे पार्टनरशिप में रख लूं। तेरे पास जमीन है और मेरे पास पैसा। अगर हम दोनों मिलकर खिलौने की फैक्ट्री शुरू करें तो हम दोनों करोड़पति बन सकते हैं। हाँ यार, बात तो तू सही कह रहा है। खिलौने की फैक्ट्री डालने का तो मेरा भी बहुत मन था, परंतु इतने पैसे ना होने के कारण मैंने कभी इस बारे में प्रयास ही नहीं किया। लेकिन अब तू कह रहा है तो हम मिलकर ये काम शुरू करेंगे। तो ठीक है विशाल, मैं सारे कागज तैयार करवाता हूँ और अगले ही महीने हम दोनों मिलकर ये खिलौने की फैक्ट्री शुरू कर देंगे। लेकिन हाँ, उसके लिए तुझे वो अपनी बेकरी वहाँ से हटानी होगी, क्योंकि वो सारी जमीन फैक्ट्री के लिए लग जाएगी। कोई बात नहीं भाई, मैं जल्दी ही उस बेकरी को वहाँ से हटा देता हूँ। तब तक तुम आगे की तैयारी कर लो। इसके बाद रवि वहाँ से चला जाता है। तब विशाल की पत्नी उससे कहती है, अजी, आपको इतना लालच क्यों करना है? हमारे पास भगवान ने पहले से सब कुछ दे रखा है और आप अब उस फैक्ट्री के चक्कर में क्यों पड़ रहे हैं? वैसे भी वो बेकरी आपकी नहीं है, बल्कि आपके भाई की थी। इसके लिए उन लोगों ने बहुत मेहनत की थी, आपको उन्हें नहीं हटवाना चाहिए।
नहीं शोभा, खिलौने की फैक्ट्री का प्रॉफिट बहुत अच्छा है और मैं ये हर हाल में करूंगा। मेरा तो सपना पूरा होने जा रहा है, खिलौने की फैक्ट्री का। इसका तो मुझे बहुत समय से इंतजार था। और फिर विशाल ने वहाँ से अपनी बेकरी हटा दी। फिर एक दिन रवि उसके घर आया और रवि ने कहा, विशाल, मैंने फैक्ट्री की सारी तैयारियां कर ली हैं, परंतु इन सब में एक बाधा है जिसके बिना यह फैक्ट्री शुरू नहीं हो सकती। क्या बाधा है रवि, मुझे भी बताओ। दरअसल जिस जमीन पर फैक्ट्री खड़ी होगी वो जमीन मेरे नाम होना चाहिए, तभी तो मेरे पिताजी उसमें पैसा लगाएंगे, और बिना उनके मैं इतना पैसा नहीं लगा सकता। इसीलिए मैं सोच रहा था कि तुम अपनी जमीन की पावर ऑफ अटर्नी मुझे दे दो। जैसे ही हमारी फैक्ट्री का काम पूरा हो जाएगा मैं उसे तुम्हें वापस दे दूंगा। बस इतनी सी बात रवि, तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैं कल ही पावर ऑफ अटर्नी के सारे कागज तैयार करवा लेता हूँ। तुम फैक्ट्री का काम बीच में मत रोको। ठीक है विशाल, तो मैं कल आता हूँ। और फिर ये कहकर रवि वहाँ से चला गया। विशाल ने अगले दिन पावर ऑफ अटर्नी के सारे कागज तैयार करवा लिए। शाम को जब रवि आया तो विशाल ने वो कागज रवि को दे दिए। रवि उन पेपर्स को लेकर चला गया। रवि को गए पूरे 1 महीने बीत चुके थे और कोई भी खबर नहीं आई। एक दिन विशाल रवि के घर पहुंचा और बाहर से ही रवि को आवाज लगाई। आवाज सुनकर रवि बाहर आया और बोला, अरे विशाल, तुम बताओ कैसे आना हुआ? अरे रवि, मैं ये जानने आया था कि हम फैक्ट्री कब शुरू करेंगे। फैक्ट्री? तुम किस फैक्ट्री के बारे में बात कर रहे हो? अरे विशाल, तुम भूल गए क्या? हम दोनों ने मिलकर खिलौने की फैक्ट्री खड़ी करने के बारे में सोचा था। मैंने अपनी सारी जमीन के पावर ऑफ अटर्नी के पेपर भी तुम्हें दे दिए थे। अच्छा, तुम पेपर्स के बारे में बात कर रहे हो। वो सारा कुछ तो मैंने अपने नाम करवा लिया। तुम्हारे पिताजी ने मेरे पिताजी से उधार लिया था, उसके बदले में वो सारी जमीन अब मेरे नाम हो गई है। रही बात खिलौने की फैक्ट्री की, तो मुझे ऐसी कोई फैक्ट्री खोलने की जरूरत नहीं है। मैं अपने बिजनेस से संतुष्ट हूँ। क्या तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया है? तुम मेरे दोस्त हो, मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। प्लीज रवि, ऐसा मत कहो। कह दो कि ये मजाक कर रहे हो। मैं मजाक नहीं कर रहा विशाल, तुम यहाँ से जा सकते हो और मेरे घर की तरफ कभी पलट कर आना मत। विशाल ये सुनकर बहुत मायूस हो गया। मायूसी से वो अपने घर लौट आया। विशाल ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। ये सारी बात सुनकर उसकी पत्नी बोली, विकास भैया ने सही कहा था, ये सब तो कर्मों की खेती है। आज जो बोओगी कल वही काटना पड़ेगा। मैं तो कहती हूँ अभी भी देर नहीं हुई है। विकास भैया से माफी मांग लो, उनका दिल बहुत बड़ा है, वो आपको माफ कर देंगे। तुम सही कहती हो शोभा, हम अभी ही उनके पास जाएंगे। और फिर विशाल और शोभा विकास के घर पहुँचते हैं। विशाल विकास को सारी बात बताता है और फिर उससे माफी मांगता है। इस पर विकास कहता है, कोई बात नहीं भैया, जो बीत गया वो बीत गया। आपके पास जमीन के कागज नहीं रहे तो क्या हुआ, आपका भाई तो है। हम मिलकर बिजनेस करेंगे और अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे और भविष्य में आपकी खिलौने की। अरावली के पहाड़ों के किनारे एक राजनंद नाम का गांव था। वो गांव बड़ा ही खूबसूरत था, जो पहाड़ियों के किनारे बसा हुआ था। उस गांव के जमींदार का नाम कौशल प्रताप सिंह था। जमींदार का एक वफादार नौकर था जिसका नाम संपत था। संपत जमींदार कौशल का न सिर्फ वफादार नौकर था बल्कि उनका राजदार और हमदर्द भी था। जमींदार का एक बेटा था जिसका नाम तिलक था और संपत का भी एक बेटा था जिसका नाम मोहन था। तिलक और मोहन दोनों ही एक उम्र के थे। आज तिलक की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसीलिए वो स्कूल नहीं गया। तभी वहाँ संपत अपने बेटे मोहन के साथ आया और तिलक को बीमार देखकर बोला, क्या हुआ छोटे साहब, आज आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। हाँ मोहन चाचा, आज मुझे थोड़ा बुखार था। बेटा तिलक, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए एक काढ़ा बना देता हूँ, उसे पीकर तुम्हें अच्छा लगेगा। संपत चाचा, अब क्या नौकर भी मेरे लिए काढ़ा बनाएंगे? नहीं नहीं, मुझे काढ़ा वाढ़ा पीने की कोई जरूरत नहीं है। मैं पिताजी की लाई हुई दवाई खा चुका हूँ, मैं उसी से ठीक हो जाऊंगा। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। संपत को तिलक की बातें कुछ अच्छी नहीं लगी, लेकिन फिर भी उसने कहा। संपत ये कहकर वहाँ से चला गया। तिलक के पिता जमींदार कौशल ये सब कुछ सुन रहे थे। वो अपने बेटे से बोले, बेटा तिलक,
तुम्हें संपत काका से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन पिताजी, मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा। तुमने कुछ गलत नहीं कहा, लेकिन तुमने जो कहा वो तुम्हें नहीं कहना चाहिए था। इससे तुम्हारे घमंडी होने की बू आती है और घमंड अच्छा नहीं होता। दूसरी तरफ मोहन अपने पिता से कहता है, पिताजी, जमींदार साहब तो कितने सरल स्वभाव के हैं, लेकिन उनका बेटा इतना घमंडी क्यों है? बेटा, जमींदार साहब ने सब कुछ अपनी मेहनत से कमाया है और उनके बेटे को बहुत आसानी से मिल गया है, इसीलिए उसका स्वभाव ऐसा है। लेकिन तुम इसकी चिंता मत करो, वक्त सबको बता देता है। इसी तरह समय बीत रहा था और तिलक और मोहन दोनों साथ साथ बड़े हो रहे थे। लेकिन समय के बीतने के साथ साथ तिलक और भी ज्यादा घमंडी होता जा रहा था। अब तिलक और मोहन दोनों बड़े हो चुके थे। मोहन बहुत मेहनती था। वो अपने पिताजी के काम में उनकी मदद किया करता और बहुत ही दयालु भी था। आज मोहन के पिता की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। मोहन अकेला ही काम पर आ गया। मोहन को अकेला आया देखकर जमींदार साहब ने उससे पूछा, क्या बात है बेटा, आज तुम्हारे पिताजी तुम्हारे साथ नहीं आए? हाँ चाचा जी, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए उनकी जगह आज मैं अकेला काम पर आ गया। ठीक है बेटा, तो अपना काम निपटा लो। अब मोहन अपने काम में लग गया। तिलक ने उसे काम में लगा हुआ देखकर कहा, अरे मोहन, ये सारा काम तुम बाद में करना। सबसे पहले मेरे कमरे की सफाई कर दो, मेरे कुछ दोस्त आने वाले हैं। और हाँ, उनके लिए नाश्ते का इंतजाम करना मत भूलना। ठीक है तिलक बाबू, आप निश्चिंत रहिए, मैं ये सारा काम कर दूंगा। मोहन ने अपने सारे काम जल्दी जल्दी खत्म किए। अब तक तिलक के दोस्त भी आ गए। वो सभी लोग बैठकर बातें कर रहे थे। मोहन ने जल्दी से नाश्ते का इंतजाम किया और नाश्ता लेकर उनके कमरे में पहुंच गया। मोहन को देखकर तिलक के दोस्त नीरज ने कहा, तिलक, ये कौन है? लगता है ये तुम्हारा भाई है। इसके बारे में तुमने हमें कभी नहीं बताया। उसे मेरा भाई बोलकर मेरी बेइज्जती मत करो, वो हमारे घर का नौकर है। अच्छा, लेकिन इसे देखकर तो बिल्कुल भी ये किसी तरह से नौकर नहीं लगता। नौकर भी भैया इतने अच्छे दिखते हैं। विपिन, शायद तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। वो सूरज से ही नौकर दिखाई देता है। जरा उसे देखो तो ध्यान से, और हाँ, उसके पुराने कपड़े भी तो देखो। तिलक की ये बात सुनकर उसके सभी दोस्त हंसने लगे। मोहन को उन सब लोगों की बातें बहुत बुरी लगी। मोहन वहाँ से चला जाता है। शाम को जब मोहन अपने घर जाता है तो अपने पिताजी को सारी बात बताता है और कहता है, पिताजी, तिलक तो बीतते दिनों के साथ और भी ज्यादा बदतमीज होता जा रहा है। आपको भी वहाँ से काम छोड़ देना चाहिए। अगर आप चाहें तो आपको और भी कहीं काम मिल सकता है। हाँ बेटा, काम तो मिल सकता है, लेकिन जमींदार साहब से मेरा सालों पुराना रिश्ता है और उनके बेटे की बदतमीजी के लिए मैं उन्हें तो नहीं छोड़ सकता। जमींदार साहब तो बहुत अच्छे हैं, बल्कि वो हमारा कितना ध्यान भी रखते हैं। हाँ पिताजी, आप सही कह रहे हैं। काश तिलक भी अपने पिता जमींदार साहब जैसा होता। और इसी तरह समय बीत रहा था। एक बार की बात है, जमींदार साहब काफी बीमार हो गए। जमींदार के छोटे भाई निर्मल सिंह, जो कि इस गांव में रहते थे, जब उन्हें पता चला कि उनके बड़े भाई कौशल की तबीयत खराब है, तो वो अपनी पत्नी रुक्मणी के साथ उनसे मिलने आए। वैसे तो स्वभाव से जमींदार निर्मल काफी लालची किस्म का व्यक्ति था और बेईमान भी, इसीलिए उनकी अपने बड़े भाई कौशल से बिल्कुल नहीं बनती थी। परंतु आज जब जमींदार कौशल बहुत बीमार थे, तो अपने भाई को आया देखकर वो बहुत खुश हुए और जमींदार निर्मल बोले, अरे भैया, कैसे हैं आप? आप बीमार थे तो मुझे खबर नहीं की। मुझे जैसे ही पता चला आपसे मिलने आ गया। हाँ निर्मल, तूने बहुत अच्छा किया। इस जीवन का भी क्या भरोसा। अभी 2 दिन ही गुजरे थे कि जमींदार कौशल की तबीयत बहुत खराब हो गई और देखते देखते उनके प्राण पखेरु उड़ गए। सभी लोगों ने मिलकर जमींदार कौशल का अंतिम संस्कार किया। जमींदार कौशल के देहांत को अब पूरा 1 हफ्ता गुजर चुका था। एक दिन तिलक अपने चाचा चाची से बोला, चाचा जी, मैं सोच रहा था पिताजी तो अब रहे नहीं, तो आप गांव वापस जाने की जगह इस घर के आधे हिस्से में रह लीजिए। ये सुनकर तिलक के चाचा चाची हंस पड़े और हंसते हुए बोले,
आधे हिस्से में क्यों भतीजे, अब ये पूरा घर हमारा है, और सिर्फ ये पूरा घर ही नहीं बल्कि तुम्हारे पिताजी की सारी प्रॉपर्टी हमारी है। चाचा जी, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? मेरे पिताजी की जायदाद पर सिर्फ मेरा ही अधिकार है। हाँ भतीजे, तुम सही कह रहे हो, लेकिन ये तुम जानते हो, ये कागज नहीं जानते जो तुम्हारे पिताजी ने बनाए थे। और इस कागज में साफ साफ लिखा है कि तुम्हारे पिताजी की सारी प्रॉपर्टी का अधिकार सिर्फ मेरा है, और इसमें तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। आप बकवास कर रहे हैं, मेरे पिताजी ऐसा कभी नहीं कर सकते। अजय, आप इसकी इतनी बकवास क्यों सुन रहे हैं? निकाल दीजिए इसी वक्त इसे इस घर से। अब तो ये घर भी इसका नहीं रहा है। चाचा जी, चाची जी, आप इतने घटिया लोग निकलेंगे, मैंने तो कभी सोचा नहीं था। आप क्या मुझे इस घर से निकालेंगे? मैं खुद ही ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। तिलक गुस्से में घर से निकल गया और संपत पीछे खड़ा सब कुछ सुन रहा था। संपत तिलक के पीछे पीछे बाहर आता है और कहता है, तिलक बाबू, कहाँ जा रहे हैं? रुक जाइए तिलक बाबू। लेकिन तिलक संपत की कोई बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। फिर संपत जल्दी से अपने घर आता है और अपने बेटे मोहन से कहता है, मोहन, तिलक बाबू घर छोड़कर ना जाने कहाँ चले गए हैं। जब भी बचपन में वो घर छोड़कर बगीचे में चले जाया करते थे, तब मैं उन्हें मना कर ले आया करता था, परंतु अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और ना जाने वो कहाँ चले गए हैं। तो ऐसा करो कि तुम जाओ और उन्हें ढूंढकर और मनाकर जल्दी से अपने घर ले आओ। लेकिन पिताजी, तिलक बाबू गुस्सा होकर गए क्यों? फिर संपत अपने बेटे को सारी बात बताता है। इस पर मोहन कहता है, बाबा, घमंड तो किसी भी बात का अच्छा नहीं होता। तिलक बाबू को तो बहुत घमंड था अपनी जायदाद पर, शायद इसीलिए उसके साथ ये सब कुछ हुआ। मोहन, अपनी फालतू की बकवास बंद करो और छोटे साहब को जल्दी से ढूंढ कर ले आओ। उसके बाद मोहन उसे ढूंढने के लिए चला जाता है। मोहन ने तिलक को गांव की हर जगह ढूंढा, लेकिन तिलक उसे कहीं नहीं मिला। फिर मोहन थक कर वापस आने लगा तो देखा कि गांव के पीपल के वृक्ष के नीचे तिलक बैठा हुआ है। मोहन तिलक के पास गया और उसे दिलासा देते हुए बोला, तिलक बाबू, मैं जानता हूँ आपके चाचा ने आपके साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन आप इसकी सजा खुद को क्यों दे रहे हैं? आपके पिताजी नहीं हैं तो क्या हुआ? मेरे पिताजी भी तो आपके पिता की तरह ही हैं, और मैं भी आपके भाई की तरह। आप मेरे घर चलिए, पहले खाना खाकर आराम कर लीजिए, फिर सोचेंगे कि चाचा जी से कैसे निपटना है। तिलक मोहन की ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि जैसे उसके साथ अपना कोई सगा भाई खड़ा है। तिलक मोहन के साथ उसके घर आ गया। सबने मिलकर खाना खाया। उसके बाद संपत ने कहा, तिलक बाबू, छोटे जमींदार साहब ने ये सब कुछ अच्छा नहीं किया, लेकिन आप ज्यादा परेशान मत होइए, हम इसका कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। जो आपकी जायदाद है वो सिर्फ आपकी है और आपको ही मिलेगी। हाँ संपत चाचा, आप सही कह रहे हैं। चाचा, मैंने हमेशा ही इंसान को पैसे से तोला है, लेकिन आज मुझे समझ में आया, इंसान पैसे से छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि अपने कर्मों से होता है। मेरे चाचा पैसे वाले होकर भी बहुत गरीब हैं, और आप लोग गरीब होकर भी बहुत अमीर हैं। संपत चाचा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी और मोहन की कई बार बेइज्जती की है। मुझे इसका पछतावा है। आज मुझे एहसास हुआ है कि आप लोग तो मेरे बिल्कुल वैसे ही अपने हैं जैसे मेरे पिता मेरे अपने थे। हाँ तिलक, और हम हमेशा ही तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, लेकिन अब ये सोचना है कि चाचा जी से कैसे निपटा जाए। आप लोग उसकी चिंता मत कीजिए, आप लोग मेरे साथ हैं ना। अब देखिए मैं अपने लालची चाचा को कैसे सबक सिखाता हूँ। ऐसा कहकर तिलक ने मोहन के कान में कुछ बातें कही और उसे लेकर अपने चाचा के घर चला गया। घर में जाते ही तिलक ने अपने चाचा से बोला, चाचा जी, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, आपने मेरी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली।
और अब तुम्हें वो प्रॉपर्टी कभी वापस नहीं मिलेगी। चाचा जी, मुझे अपनी प्रॉपर्टी वापस भी नहीं चाहिए। मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ कि आखिर वो प्रॉपर्टी आपने अपने नाम करवाई कैसे, क्योंकि पिताजी जानबूझकर तो अपनी प्रॉपर्टी आपके नाम कर नहीं सकते। बस मैं यही जानने आया हूँ और यहाँ से चुपचाप चला जाऊंगा। बस यही जानना चाहते हो? ठीक है तिलक, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। जब तुम्हारे पिताजी बीमार थे और मैं उनसे मिलने आया था, तो एक दिन वो सो रहे थे, तभी मैंने प्रॉपर्टी के पेपर पर उनका अंगूठा लगवा लिया और किसी को कुछ नहीं पता चला। अब अगर तुम जान चुके हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। चाचा जी, अब जाना मुझे नहीं बल्कि आपको है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब आपको पुलिस समझाएगी। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। और ये मेरे चाचा जी हैं, इनकी अच्छी तरह से खातिरदारी करना मत भूलिएगा। तिलक के इतना कहते ही मोहन के साथ दो पुलिस वाले अंदर आते हैं। दरअसल तिलक ने पहले ही पुलिस वालों को बुला लिया था और मोहन तिलक और चाचा जी का वीडियो भी बना रहा था। इस तरह पुलिस ने निर्मल को गिरफ्तार कर लिया। अब तिलक ने मोहन और संपत को अपने साथ ही रख लिया और वो सभी मिलजुल कर खुशी जीवन व्यतीत करने लगे।